गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी तक पढ़ लिया है साउंड के बारे में। साउंड क्या होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ह्यूमन के अंदर साउंड कैसे प्रोडक्शन होता है साउंड का, और कैसे साउंड का ट्रेवलिंग होता है, प्रोपेगेशन होता है। नाउ वी कम ऑन टू द न्यू टॉपिक दैट हाउ वी आर एबल टू हियर साउंड। हम साउंड को कैसे सुन सकते हैं। Sound in human is heard by using air. तो we hear any sound using our ears. हम अपने कानों का यूज करके साउंड को सुन सकते हैं। Let us see what happens in ear. Ear में है क्या? Our ear is consisted of three main parts. These are called outer ear, middle ear and inner ear. बेसिकली पहले समझ लेते हैं आउटर ईयर। जो मेरे कान में आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, जो बाहर एक बल्ब सा बना हुआ है, दैट वी कॉल पिन्ना। इसको हम कहते हैं पिन्ना। पिन्ना के अंदर एक छोटी सी यहां पर आपको ट्यूब दिख रही होगी, एक छोटी सी गहराई है यहां पर। दिस वी कॉल ईयर कैनाल और ऑडिटरी कैनाल। ईयर कैनाल और ऑडिटरी कैनाल, और साउंड यहीं से एंटर करता है। तो ये जो ट्यूब है, ये जो एक कैनाल है आपके कान में, इसको हम कहते हैं ईयर कैनाल, जो आउटर ईयर में बाहर की तरफ खुलती है और साउंड यहीं से एंटर करती है। एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल इज ए फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। यहां पर एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। और यहां से लेके यहां तक, यानी ईयर कैनाल, पिन्ना और ईयर ड्रम, ये हमारे आउटर ईयर को कंसिस्ट करते हैं। आउटर ईयर के बाद मिडल ईयर में जब हम चलते हैं तो मिडिल ईयर इज नथिंग बट कंसिस्टेड ऑफ थ्री फ्लेक्सिबल बोन्स। तीन बोन है जो बहुत छोटी छोटी हड्डियां हैं, सबसे छोटी हड्डियां हमारी बॉडी की करीब। थ्री बोन्स, पहली को हम कहते हैं हैमर, दूसरी को एनविल और तीसरी को स्टिरअप। ब्लू कलर से मैंने हैमर को दिखाया है, एनविल को मैंने दिखाया ब्लैक कलर से, और रेड कलर से दिखाया स्टिरअप। तो जब हमारा साउंड कोई भी जाएगा, साउंड कंप्रेस करेगा, हमारे ईयर ड्रम को रिफ्लेक्ट करेगा ईयर ड्रम को, यानी कंप्रेशन रिफ्लेक्शन जो भी हमारे हैं वो ईयर ड्रम पे पहुंचते हैं। जो भी बाहर से साउंड आएगी वो हमारी ईयर कैनाल के थ्रू होते हुए ईयर ड्रम में चली जाती है, ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर देती है। दिस वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम वाइब्रेट्स दीज थ्री ईयर बोन्स, नेमली हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। दीज बोन्स कैरी दीज वाइब्रेशंस टू द कोचलिया। ये कोचलिया जो है इस वाइब्रेशंस को सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व के थ्रू चले जाते हैं ब्रेन को, और हमें सुनता है जो भी सामने वाला बोल रहा है। तो हमारे ब्रेन में जाके वो चीजें हमें सिग्नल देती हैं। उसकी बातें अच्छी लग सकती हैं, बुरी लग सकती है, गुस्सा आ सकता है या प्यार आ सकता है। तो ये सब हमारा इन ऑडिटरी सिग्नल्स से होता है। तो वंस अगेन हमारे ईयर के तीन पार्ट हैं। आउटर पार्ट है हमारा पिन्ना, ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम। मिडिल पार्ट में हमारे पास होते हैं तीन, हैमर, एनविल और स्टिरअप। यहीं से एक विंडो होती है, एक कैनल जाती है, एक ट्यूब जाती है, जिसको हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब हमारे थ्रोट यानी गले में आ जाती है, कानों के थ्रू ये गले में आ जाती है। जो हमारा स्टिरअप है वो एक ओवल विंडो के साथ कनेक्टेड होता है। ओवल विंडो मिडिल एयर और इनर ईयर को सेपरेट करती है, बीच वाले कान और इनर कान को। तो अब हम सुनते कैसे हैं? एनीबडी हु स्पीक्स समथिंग, हिज वॉइस ट्रेवल थ्रू एयर इन फॉर्म ऑफ रेयरफैक्शन और कंप्रेशन। दिस कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन एंटर आवर ईयर थ्रू ईयर कैनाल, थ्रू पिन्ना, and these compressions and rarefactions vibrate the eardrum. This eardrum vibrations are transferred to the middle ear, or you can say to the cochlea, using three bones in the middle ear called hammer, stirrup, anvil and stirrup. Cochlea or inner ear convert these vibrations into the auditory signals, and these are carried to brain via auditory nerves. So this is the ear and hearing process in the human. एक बार फिर human ear is consisted of three main parts. Outer ear का काम है get sound entry via ear canal. Outer ear में sound की entry होती है ear canal के through. Middle ear vibrations are produced in eardrum and are carried to inner ear.
तो मिडल ईयर में क्या होता है, जो वाइब्रेशंस ईयर ड्रम पे प्रोड्यूस होते हैं ये उनको कैरी करता है मिडल ईयर तक, मिडल ईयर से होते हुए ये चले जाते हैं इनर ईयर तक। इनर ईयर कन्वर्ट्स द वाइब्रेशन इनटू सिग्नल्स एंड दिस एंड सेंड देम टू द ब्रेन यूजिंग ऑडिटरी नर्व्स। नाउ लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अबाउट द साउंड। साउंड के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस की। ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस आर द वन कंप्लीट राउंड ऑफ एनी ऑसिलेटरी मोशन और यू कैन कॉल इट टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए मीन पोजीशन, किसी भी मीन पोजीशन के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक बॉडी को हैंग किया हुआ है यूजिंग ए थ्रेड ऑफ लेंथ एल। इस बॉडी की ये है मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन, यानी यहां से लेके यहां तक मैं इसको मैक्सिमम लेके जाता हूं। तो इस बॉडी को मैं उठा के यहां ले जाता हूं और ये तो मेरा जीरो पोजीशन था, ये हो गया पोजीशन 1। अब जब मैं इसको यहां ले जाके छोड़ दूंगा तो व्हाट हैपन, दिस बॉडी मूव्स डाउन और ये वापस पोजीशन नंबर 2 यहां पर फिर आ जाती है, स्टेप नंबर 2। लेकिन ये यहां रुकता नहीं है, ये आगे निकल जाता है और ये चला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, जिसको मैंने स्टेट नंबर 3 कहा। लेकिन ये वहां भी नहीं रुकेगा और वहां से फिर नीचे आ जाएगा, वापस आ जाएगा और ये आ जाएगा यहां पर, यानी स्टेज नंबर 4। तो यहां पर 0 से शुरू करके मैं इसको यहां से लेके यहां गया। पहला स्टेप 0 से 1, दूसरा स्टेप 1 से 2, तीसरा स्टेप 2 से 3 और चौथा स्टेप 3 से 4। तो 0 से 4 तक इसने एक वन कंप्लीट स्टेप पूरा किया। इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। वाइब्रेशन तब जब ये बहुत फास्ट होता है, इसका टाइम बहुत कम होता है। अगर ये स्लो है तो ऑसिलेशन और फास्ट है तो वाइब्रेशन। तो वन कंप्लीट राउंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन। ये मैंने एमपी यानी मीन पोजीशन, ईपी और ईपी दो आते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन एक बार आगे और एक बार पीछे। नाउ दूसरा डेफिनेशन आता है मेरे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड फ्रॉम मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से लेके मैं इस तरफ मैक्सिमम कितनी दूर तक आया हूं, यहां तक, क्योंकि यहां भी डिस्प्लेसमेंट है यहां भी है, लेकिन मैक्सिमम क्या है, यहां तक। तो ये 0 एमपी से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक की डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूं, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन, और वी कैन सिंपली डिफाइन इट the maximum displacement from mean position on either side is called amplitude. Amplitude is a distance, so it is measured in meter or in centimeter. Now the frequency. अब मैंने मान लिया कि फ्रीक्वेंसी को हम कैसे दिखाएं। ये बॉडी जिसको मैंने रोटेट किया था, ये 0 से लेके 4 तक का एक स्टेप पूरा करती है, फिर 4 से लेके 8 तक का दूसरा स्टेप, फिर 8 से लेके 12 तक का तीसरा स्टेप। तो दिस वे इट कंप्लीट्स स्टेप व्हाइल ऑसिलेटिंग। जब ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है, एक बार यहां से देख लेते हैं, जब ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो ये अपने लगातार टाइम के साथ अपने ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी। तो ये ऑसिलेटिंग बॉडी 1 सेकंड में जितने कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेती है उसको इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में सिर्फ एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज कही जाती है। अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है, 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज कही जाएगी। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड is called frequency. The number of complete vibrations or oscillations in 1 second is called frequency. Frequency is measured in hertz. एक साइंटिस्ट है हेनरी हर्ट्ज, उनके नाम पे आया हर्ट्ज। जब हम फ्रीक्वेंसी की यूनिट लिखेंगे तो कैपिटल एच से नहीं स्मॉल एच से शुरू करते हैं, बट शॉर्ट में हम इसको कैपिटल एच और जेड से डिनोट करते हैं। नाउ द टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सपोज करो कि ये ऑसिलेशन बहुत धीरे से हो रहा है और एक ऑसिलेशन पूरा होने में 2 सेकंड लग गए, एक राउंड पूरा होने में 2 सेकंड लगते हैं, तो इस बॉडी का टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा, इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। पर हो सकता है
ये इतना फास्ट हो कि ये 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन पूरे करता है। तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लगा? 1/10 यानी 0.1 सेकेंड। तो ऑसिलेशन इज नथिंग बट द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। क्योंकि ये टाइम है तो इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, ये सेकंड में नापा जाएगा। और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता हो तो मैं साउंड का टाइम पीरियड पता कर लूंगा, या मुझे टाइम पीरियड पता हो तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी पता कर लूंगा। कैसे? टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1 फ्रीक्वेंसी, यानी टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल टू फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो टाइम पीरियड भी 1 होगा, फ्रीक्वेंसी 10 है तो टाइम पीरियड 1/10 होगा, फ्रीक्वेंसी 50 है तो टाइम पीरियड 1/50 होगा। तो दिस वे वी कैन हैव द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लाइक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द important definitions. We will move to the characteristics of sound in the next part. Thank you.